Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing chapter Motion in a Plane, and in this lecture we will discuss about Polygon Law of Vector Addition. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, हमने वेक्टर एडिशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसके पहले हमने जो लॉ देखे हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सबसे इम्पॉर्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो दो लॉ थे ये सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर को ऐड करने के लिए थे। इट मीन्स कि एट ए टाइम इफ़ यू आर हैविंग द टू वेक्टर्स इन अ प्लेन देन यू कैन गेट द रिजल्टेंट और द समेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर वेक्टर्स। But what happens when you have the more than two vectors in a particular plane and you are expecting the resultant of these vectors? अगर आपके पास एक दो से ज़्यादा वेक्टर्स अवेलेबल हैं प्लेन में, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर दो से ज़्यादा वेक्टर एट ए टाइम जो है वो एप्लीकेबल हैं, तब आप इन सारे वेक्टर्स का एक साथ किस तरह से रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। सो डेफिनेटली पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें इसी चीज़ का आंसर देने वाला है, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देगा हमें पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो आपको याद आ रहा होगा लास्ट लेक्चर्स में हमने जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब देखा तो हमने वहाँ पर ट्रायंगल की बात की। इट मीन्स कि हमने वेक्टर्स को ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज किया। फिर हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा तो आपको याद आ रहा होगा हमने दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के शेप में या पैरेललोग्राम के स्ट्रक्चर में अरेंज किया। डेफिनेटली एज इट्स अ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमारे जो वेक्टर्स होंगे उन्हें हम पॉलीगॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेटली जब भी हम बात करते हैं पॉलीगॉन, सो बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर शेप विच हैज़ द मोर देन टू साइड्स और विच हैज़ अ नंबर ऑफ साइड्स विच माइट बी एनीथिंग, ठीक है, जो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी हो सकती है। सो दैट इज़ अ पॉलीगॉन, ठीक। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी हम एक ऐसे पर्टिकुलर अरेंजमेंट में वेक्टर्स को शो करेंगे जो एक पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और फिर इस पॉलीगॉन से हम कैलकुलेट करेंगे सारे वेक्टर्स का एडिशन या रिजल्टेंट। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। डेफिनेटली यू विल एंजॉय अ लॉट दिस लेक्चर। सो this law help us to obtain the resultant of the more than two vectors, and this law is just the extension of the triangle law of addition of vectors. जैसा मैंने आपसे कहा, ये लॉ जो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो हमें दो से ज़्यादा वेक्टर्स को एडिशन करने में मदद करता है, या इसकी मदद से हम दो से ज़्यादा वेक्टर्स को एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं, उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात जो यहाँ पर ये है, इट इज़ जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यस, जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था ये उसी का एक्सटेंशन है ये। या सिंपली मैं ऐसा कहूँ कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो बहुत सारे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का रिप्रेजेंटेशन है, या मैं ऐसा कहूँ कि हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से प्रूव भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो देखिए, आपके सामने एक प्लेन में आपको नंबर ऑफ वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। दिस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी all are available in a plane and we can find the resultant of these all vectors। हम इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ख़ास बात, जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो ये सारे वेक्टर्स का अपना एक मैग्नीट्यूड है, अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। आप देख सकते हैं ऑल द वेक्टर्स हैज़ इट्स स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि वेक्टर ए जो है, ठीक है, सपोज इट्स ए रेफरेंस वेक्टर। इसके बाद वेक्टर बी जो है, इस वेक्टर बी को हमें इसकी डायरेक्शन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इसको हमें पैरेलली शिफ्ट करना है। इसको पैरेलली हम शिफ्ट करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे। सो पैरेलली शिफ्ट हम इस तरह से करेंगे कि ऑब्वियसली ये वेक्टर बी जो है इसकी टेल कौन है, दिस वन, इसकी ये जो टेल है, ये टेल
इस वेक्टर ए के हेड के साथ में कोइंसाइड हो। डेफिनेटली हम इस तरह से इसको हमने जब शिफ्ट किया तो सपोज हमें वेक्टर बी इस तरह से यहाँ पर मिला। ठीक है, क्लियर, हमने वेक्टर बी इस तरह से यहाँ पर मिला है। हमने क्या किया, सिर्फ वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट किया है, वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट किया है इस तरह से, ताकि वेक्टर बी की जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड के साथ में कोइंसाइड हो जाए। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से वेक्टर सी जो है, दिस वेक्टर सी, ठीक है, इस वेक्टर सी को भी हमें पैरेलली शिफ्ट करना है। पैरेलली शिफ्ट हमें किस तरह से करना है कि हम इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, इनकी डायरेक्शन किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सपोज हमने क्या किया, वेक्टर सी को सबसे पहले थोड़ा सा पीछे लेकर आए तो ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर मैं इसको पीछे शिफ्ट करता हूँ तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। अब करना क्या है, वेक्टर सी का जो टेल है वो वेक्टर बी के हेड के साथ में कोइंसाइड होना चाहिए। आपको ये बिल्कुल अरेंजमेंट याद रखना है कि जो भी वेक्टर आप शिफ्ट कर रहे हैं, जिस भी वेक्टर को आप शिफ्ट कर रहे हैं, उस वेक्टर का टेल पिछले वेक्टर के हेड के साथ में कोइंसाइड होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर पिछला वेक्टर कौन है, सपोज बी है, दिस इज वेक्टर बी इज द लास्ट वेक्टर। तो यहाँ पर जब हम वेक्टर सी को शिफ्ट करेंगे तो सपोज मैंने पहले थोड़ा सा पीछे लेकर आया, देन मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊँगा। ये देखिए मैं पैरेलल ही शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको पैरेलली मैंने शिफ्ट किया। अब मैं इस तरह से शिफ्ट करूँगा ऑब्वियसली कि यहाँ पर वेक्टर सी का जो टेल है वो वेक्टर बी के हेड के साथ में कोइंसाइड हो। तो यहाँ पर हमने वेक्टर बी के हेड के साथ में कोइंसाइड कर दिया है इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया वेक्टर सी, दिस इज ए वेक्टर सी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें वेक्टर डी की बारी है। वेक्टर डी को हम देखेंगे, दिस वेक्टर डी। अब इस वेक्टर डी को जब हम देखें तो इस वेक्टर डी को भी हमें पैरेलली शिफ्ट करना है इस तरह से कि वेक्टर डी का टेल वेक्टर सी के हेड के साथ में कोइंसाइड होना चाहिए। किस तरह से करूँगा, इस वेक्टर डी को मैं पीछे की तरफ शिफ्ट करूँ, थोड़ा सा मैंने पीछे की तरफ शिफ्ट किया तो ऑब्वियसली ये कहाँ होगा, देखिए इसका टेल सीधे सीधे वेक्टर सी के हेड के साथ में कोइंसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यही किया, इस वेक्टर डी के लिए यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पर ये अभी यहाँ पर आपको ये जो रेड में नज़र आ रहे हैं, ये रेड में हमारे सारे शिफ्टेड वेक्टर्स हैं जो हमने एक पॉलीगॉन के स्ट्रक्चर में अरेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, ये सारे की सारे जो है हमारे एक पॉलीगॉन की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर सा बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये सारे के सारे वेक्टर जो हैं वो एक पॉलीगॉन के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारे के सारे वेक्टर जो हैं वो सेम ऑर्डर में, ठीक है, देखिए वेक्टर ए ये सेम ऑर्डर में, देन ये भी इसी ऑर्डर में है, ये भी इसी ऑर्डर में है, ये भी इसी ऑर्डर में, सबका ऑर्डर क्या है, बिल्कुल सेम। इट मीन्स एक के बाद एक के बाद एक सभी आते जा रहे हैं, इसलिए इनका ऑर्डर क्या है, बिल्कुल सेम। अब हमें क्या करना है कि अगर हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, देखिए चारों वेक्टर्स हो गए अरेंज, ठीक है, अब कोई वेक्टर बचा नहीं अरेंज करने के लिए। अब आपको अगर इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, आपको याद रखना है हमेशा इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ये वाला। हमेशा जो रिजल्टेंट होता है वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, ये हो गया इसका फाइनल पॉइंट, ठीक है, दिस इज़ द फाइनल पॉइंट जहाँ पर अगर आप रुक गए। अब आपको करना क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये फाइनल वेक्टर जो होगा, ये फाइनल वेक्टर जो होगा यही एक्चुअल में रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन सारे वेक्टर्स का। ये जो फाइनल वेक्टर होगा यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन सारे वेक्टर्स का। इट मीन्स कि ये अगर रिजल्टेंट वेक्टर है और इसे अगर हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस आर इज़ बेसिकली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, प्लस वेक्टर डी। तो यहाँ पर ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड वेक्टर डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये वेक्टर आर। तो देखिए कितना आसान है, वेक्टर आर। अब इस वेक्टर आर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा और जो भी इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, या मैं ऐसा कहूँ कि वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में इसकी जो भी डायरेक्शन होगी वॉट ठीक है, क्योंकि आपने शुरुआत ऐसे की है। तो यहाँ पर इसकी जो भी डायरेक्शन होगी, जो भी एंगल होगा और जो भी इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, जो वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ हमें वेक्टर ड्रॉ करने पर मिलता है, यही क्या होगा, इसका एक्चुअल में रिजल्टेंट होगा इन सारे की सारे वेक्टर्स का। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जब हमारे पास अवेलेबल जो वेक्टर्स थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, जब हमने इन्हें
एक पॉलीगॉन के स्ट्रक्चर में अरेंज किया, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस पॉलीगॉन के स्ट्रक्चर में अरेंज किया, तो ये पॉलीगॉन कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर हमने इस पॉलीगॉन को कंप्लीट करने के लिए एक वेक्टर और ड्रॉ किया, जो बेसिकली क्या था, इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट था। और सबसे खास बात कि पॉलीगॉन का ये जो साइड है, ऑब्वियसली ये जो रिजल्टेंट है ये इस पॉलीगॉन का साइड कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स भी पॉलीगॉन की एक साइड है। तो ये पॉलीगॉन की कौन सी हुई, फाइनल साइड। ये जो वेक्टर आर हमें मिला है, दिस इज बेसिकली द फाइनल साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन। तो ये जो वेक्टर आर है, जो फाइनल साइड है इस पॉलीगॉन की, इसकी सबसे खास बात ये है कि इसका जो ऑर्डर है वो इन सारे वेक्टर्स के ऑर्डर के अपोजिट है। आप देख सकते हैं सभी का ऑर्डर किस तरह से, यहाँ पर ये वेक्टर्स का ऑर्डर इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। लेकिन ये इसका ऑर्डर कैसा है, अगर इसका ऑर्डर बिल्कुल इसके ऑर्डर में होता तो डेफिनेटली ये भी इस तरह से होता, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से नहीं है, ये कैसा है, इसके अपोजिट ऑर्डर में, इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पॉलीगॉन की क्या है, क्लोजिंग साइड है, एक ऐसा वेक्टर जो इस पॉलीगॉन को क्लोज कर रहा है और अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट if a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of polygon taken in the same order, डेफिनेटली यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, वेक्टर्स हैं, और सारे के सारे वेक्टर्स का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, ठीक है। और जब हमने इनको अरेंज किया किसी पॉलीगॉन के स्ट्रक्चर में, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ये इनका अपना एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, ठीक है। सो thus resultant is represented in the magnitude and direction by the closing side of polygon taken in the opposite order, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट है वो बेसिकली क्या है, उसका भी एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा, उसकी एक डायरेक्शन होगी, और वो क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन के अदर साइड्स के रिस्पेक्ट में। सो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको इस स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली दिस इज़ बेसिकली द साइड्स विच आर अरेंज, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने ये ड्रॉ किया, बिल्कुल उसी तरह से एक ड्रॉ किया हुआ यहाँ पर स्ट्रक्चर है जो पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका अपोजिट जो है, दिस इज आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इट मीन्स द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये आपका हो गया रिजल्टेंट इन सारे के सारे वेक्टर्स का। अब जैसा मैंने कहा था कि बेसिकली पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो डेफिनेटली अगर ये एक्सटेंशन है तो हम इससे प्रूव भी कर सकते हैं वेक्टर एडिशन से। और अगर एक्सटेंशन वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको अपीयर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक से ज़्यादा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सपोज़ आपने क्या किया, सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात की, ट्रायंगल ओ के एल। इस ट्रायंगल ओ के एल में आप देख सकते हैं कि वेक्टर ओ के या जो वेक्टर ए है वो वेक्टर, और वेक्टर के एल या वेक्टर बी जो है, ये दोनों कैसे हैं, सेम ऑर्डर में, ये दोनों हैं सेम ऑर्डर में। तो इन दोनों का जो अपोजिट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसके अपोजिट ऑर्डर में कौन होगा, वेक्टर ओ एल। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं हम कि अगर दो वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में इस तरह से हैं, ठीक है, कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम इसका रिजल्टेंट इस ट्रायंगल की अपोजिट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। सो डेफिनेटली इट हैज़ बिकम द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ओ के प्लस के एल का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो हुआ ओ एल। इट मीन्स ए प्लस बी का जो कॉम्बिनेशन हुआ ये वेक्टर ओ एल से रिप्रेजेंट हो रहा है, या इस ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन द ट्रायंगल ओ के एल, थस ओ के प्लस के एल इज इक्वल टू ओ एल, यहाँ से भी रिप्रेजेंट हुआ। अब देखिए, बाय अप्लाइंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू द ट्रायंगल ओ एल एम। अब ओ एल एम में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर ओ एल एम, ये ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ओ एल और वेक्टर एल एम, ठीक है, या वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर सी, ये दोनों कैसे हैं, सेम ऑर्डर में हैं, ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं, ठीक है। इट मीन्स कि वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर फिनिश हुआ, फिर यहाँ से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ, वो यहाँ पर फिनिश हुआ। तो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखा जा सकता है। किस तरह से, कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की अपोजिट साइड, जो थर्ड साइड है, जो हम ड्रॉ अगर करें अपोजिट ऑर्डर में, देखिए अपोजिट ऑर्डर हो गया, ये हुआ वेक्टर का ऑर्डर,
और ये हो गया उसका अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इस दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन शो करेगा। तो डेफिनेटली ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बाय अप्लाइंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू द ट्राइंगल ओ एल एम, ये क्या हो गया, ओ एल प्लस एल एम इज इक्वल टू ओ एम, ओ एल प्लस एल एम, ओ एल प्लस एल एम इज इक्वल टू ओ एम। सो इट इज़ बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब सपोज आप इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर अगेन देखते हैं, सिमिलरली बाय अप्लाइंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थ्रू द ट्राइंगल ओ एम एन, यहाँ पर हमने देखा, अब ट्राइंगल ओ एम एन देखा हमने, ओ एम एन, ओ एम एन, ठीक है, ओ एम एन, ये ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल में भी अगर हम देखें तो वेक्टर ओ एम और एम एन ये दोनों सेम ऑर्डर में, देखिए ये जो दोनों साइड्स हैं ये ट्राइंगल की, ये कैसी है, सेम ऑर्डर में है। ओ एम और एम एन दोनों वेक्टर्स की जो दोनों साइड्स हैं ट्राइंगल की वो बिल्कुल सेम ऑर्डर में है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। इस ये दोनों का ऑर्डर कैसा है, ये वाला, इसका ऑर्डर अगर थर्ड साइड में होता तो वो इस तरह से होता है, लेकिन इसका अपोजिट ऑर्डर लिया हमने, ये वाला। तो इस ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा ये वाला अपोजिट ऑर्डर में, वो क्या होगा, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का एडिशन होगा। इट मीन्स कि ये वेक्टर है ओ एम प्लस एम एन, ओ एम प्लस एम एन, ओ एम प्लस एम एन इज इक्वल टू ओ एन। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ओ एम प्लस एम एन इज इक्वल टू ओ एन। अब यहाँ पर जो ओ एम है उस ओ एम के लिए भी हमने कैलकुलेशन लिखा था, ओ एम बेसिकली ओ के प्लस के एल प्लस एल एम। तो यहाँ पर हमने ओ एम की जगह पुटअप किया ओ के प्लस के एल प्लस एल एम, और एम एन एज इट इज़ इक्वल टू ओ एन। और हमें पता है कि ओ के क्या है, ए के एल बी एल एम सी और एम एन डी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली ओ के इज़ इक्वल टू के एल इज़ इक्वल टू बी, एल एम इज़ इक्वल टू सी एंड एम एन इक्वल टू डी। तो यहाँ पर हम जब वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो इट हैज़ बिकम द ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ओ एन जो रिजल्टेंट है हमारा उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ओ एन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, आर से। तो यहाँ पर ओ एन भी रिप्रेजेंट हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो बड़ी आसानी से आपने देखा कि किस तरह से हमने टुकड़ों टुकड़ों में, इट मीन्स दो दो वेक्टर लेकर हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया, और फाइनली हमें ओ एन जो है वो रिजल्टेंट यहाँ पर मिल गया, आर इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस सी प्लस डी। और आपको याद आ रहा होगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी तो हमने इस पॉलीगॉन की जो क्लोजिंग साइड थी उसको हमने रिजल्टेंट से शो किया, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो देखिए कितना आसान है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपके पास एक दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो आपको बार बार ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्टेंट पता कर सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा एफर्ट बच जाएगा। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान सा लेक्चर था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब बहुत सारे वेक्टर्स अवेलेबल होते हैं तब उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बेसिकली अभी तक हमने जितनी मेथड्स देखी हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सारी की सारी ग्राफिकल मेथड्स थी। अब इन्हीं मेथड्स के लिए एनालिटिकल मेथड्स भी होती है। तो एनालिटिकल मेथड्स को एनालिटिकल मेथड मींस बेसिकली वो मेथड जिनमें हमें डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ रहता है और उस फार्मूले में हम वैल्यू पुटअप करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इस तरह के ग्राफिकल अरेंजमेंट्स या ग्राफिकल ग्राफ्स वगैरह बनाकर या इस तरह से वेक्टर्स को ड्रॉ करके कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, डायरेक्टली हम वेक्टर्स की वैल्यू को, इट मीन्स कि उसका एंगल और उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू को पुट करके हम डायरेक्टली रिजल्टेंट वेक्टर को पता कर सकते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें हम एनालिटिकल मेथड की बात करेंगे। तो डेफिनेटली आपको उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो आप देखते रहिए नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है उस फेस आइकॉन पे क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।